बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा और अपनी पसंद की शादी। सवाल: इस्लामी पर्दे की रूह से जहाँ हमें बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं, वहाँ दो ऐसे नुकसानात हैं जिनका कोई हल नज़र नहीं आता बजाय इसके कि सब्र और शुक्र के साथ बैठ जाएं। अव्वल ये कि एक तालीम याफ्ता आदमी जिसका एक ख़ास ज़ौक़ है और जो अपने दोस्त मुंतखब करने में उनसे एक ख़ास अखलाक और ज़ौक़ की तवक्को रखता है, फितरतन उसका ख्वाहिशमंद होता है कि शादी के लिए साथी भी अपनी मर्ज़ी से मुंतखब करे। लेकिन इस्लामी पर्दे के होते हुए किसी नौजवान लड़के या लड़की के लिए इस बात की गुंजाइश नहीं रहती कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना साथी चुने, बल्कि उसके लिए वो कतन दूसरे यानी माँ या खाला वगैरह के दस्ते नज़र होते हैं। हमारी कौम की तालीम हालत ऐसी है कि वालिदैन उम्मन अनपढ़ और औलाद तालीम याफ्ता होती है, इसलिए वालिदैन से ये तवक्को रखना कि मौजूद रिश्ता ढूंढ लेंगे एक अब्स तवक्को है। इस सूरत हाल से एक ऐसा शख्स जो अपने मसाइल खुद हल करने और खुद सोचने की सलाहियत रखता हो, सख्त मुश्किल में पड़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि एक लड़की जो घर से बाहर न निकलने की पाबंद हो, वो क्यों कर ऐसी वसअत नज़र, फरासत और अक्ल आम की मालिक हो सकती है कि बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सके और उनकी ज़हनी सलाहियतों को पूरी तरह से बेदार कर दे। उसको तो दुनिया के मामलात का सही इल्म ही नहीं हो सकता, बल्कि हकीकत यह है कि अगर वो इतनी ही तालीम भी हासिल कर ले जितनी एक बेपर्दा लड़की ने हासिल की होती है, तो भी उसकी ज़हनी सतह कम होगी, क्योंकि उसे अपने इल्म को अमली तौर पर परखने का कोई मौका ही हासिल नहीं। उम्मीद है कि आप इस मसले पर रोशनी डालकर ममनू फरमाएंगे। जवाब: आपने इस्लामी पर्दे की जिन खराबियों का जिक्र किया है, अवलन तो वो ऐसी खराबियाँ नहीं हैं कि इसकी बिना पर आदमी लानेहल मुश्किलात में मुब्तला हो जाए, और सानियन हयात दुनियावी में आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें कोई ना कोई ख़ास खामी या कमी न पाई जाती हो। लेकिन किसी चीज़ के मुफीद या मुज़र होने का फैसला उसके सिर्फ एक या दो पहलुओं को सामने रखकर नहीं किया जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि मजमूई तौर पर उसमें मसाले को गलबा हासिल है या मफासिद को। ये उसूल पर्दे के बारे में अख्तियार किया जाएगा। इस्लामी पर्दा आपकी राय में भी बेशुमार फ़वाइद का हामिल है, लेकिन फ़कत ये मुश्किल कि उसकी पाबंदी से आदमी को शादी के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक लड़के मुंतखब करने की आज़ादी नहीं मिल सकती। पर्दे की अफादियत को कम या उसकी पाबंदी को तर्क करने के लिए वजह जवाब नहीं बन सकती, बल्कि अगर हर लड़के को लड़की के इंतखाब और हर लड़की को लड़के के इंतखाब की खुली छुट्टी दे दी जाए, तो उससे इस कदर कभी नताइज बरामद होंगे कि उनका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। और फिर ख़ानदानी निज़ाम जो माशरत की मजबूती और पाकीज़गी का ज़ामिन होता है, दरम बरम होकर रह जाएगा और एक मुहम्मा मुश्किल को हल करते करते बेशुमार हकीकी मुश्किलात के दरवाजे खुल जाएंगे। आपका ये ख्याल कि बापर्दा लड़की वसअत नज़र और फरासत से बेपहरा होती है, दुरुस्त नहीं है, और अगर उसे बिलफर्ज दुरुस्त भी तस्लीम कर लिया जाए तो उसमें पर्दे का कोई कसूर नहीं है। एक लड़की बापर्दा रहकर भी इल्म व फन में कमाल पैदा कर सकती है, और उसके मुकाबले में पर्दे से बाहर होकर भी एक लड़की इल्म व अक्ल और फरासत व बसीरत से कोरी रह सकती है। अलबत्ता बेपर्दा लड़की को ये फोकस ज़रूर होगी कि वो मालूमात के लिहाज से चाहे वसीउल नज़र न हो, लेकिन ताल्लुकात के लिहाज से उसकी निगाहें ज़रूर फैल जाएंगी। ऐसी हालत में अगर मौजू तरीन रफ़ीक हयात की तलाश में कामयाबी हो भी जाए, तब भी जो निगाहें वसअत की आदी हो चुकी हों, उन्हें समेट कर एक मरकज़ तक महदूद रखना कोई आसान काम नहीं होगा। सवाल: आपका जवाब मिला, मगर मुझे इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपने उसे बिल्कुल मामूली मसला करार दिया। कामयाब शादी की तमन्ना तो एक जायज़ ख्वाहिश है, और ऐसे हालात पैदा करना जिनकी वजह से एक शख्स के लिए अपनी पसंद की लड़की चुनने का रास्ता बंद हो जाए, मैं इंसानी मुसरत और शख्सियत के अर्तका के लिए मुदर समझता हूँ और दीन फितरत के मुनाफी। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, हमारे मरवजा तरीके के मुताबिक औरत ज़्यादा से ज़्यादा घर की मुंतज़म होती है और खावंद की और अपनी जिनसी तस्कीन का एक ज़रिया। लेकिन दो अफराद के बारे में आपको पूरी तरह एक दूसरे के हवाले करने और ज़िंदगी के फ़राइज़ एक बार के बजाय खुशी खुशी पूरा करने के लिए जो इम्कानात अपनी पसंद और ज़ौक़ की शादी कर लेने में होते हैं, वो उस सूरत में कतन मुमकिन नहीं कि अपनी पसंद और बसीरत इस्तेमाल किए बगैर किसी दूसरे के इंतखाब पर शादी कर ली जाए। मेरा ख्याल है कि एक नौजवान महज जिनसी तस्कीन का ख्वाहिशमंद नहीं होता, वो ये भी चाहता है कि किसी के लिए कुछ कुर्बानी करे, किसी से मोहब्बत करे, किसी की खुशी का ख्याल रखे
اور کوई उसकी खुशी पर खुश हो। इस जज्बे के फितरी नकास का रास्ता तो ये है कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी करे जिसे उसने तैलीम, अतवार, किरदार और दूसरी खूबियों की बिना पर अपनी तबीयत के मुताबिक हासिल किया है। हकीकी मोहब्बत किसी की बातनी खूबियों को देखने से ही पैदा होती है, न कि शक्ल देख लेने से। और ये बात नामुमकिनात में है कि पहले तो किसी की शादी करा दी जाए और फिर उससे मुतालबा किया जाए कि अब उसे ही चाहो और यूं जैसे तुमने उसको खुद पसंद किया है। इस फितरी मोहब्बत का रास्ता बंद कर लेने का नतीजा ये होता है कि ये जज्बा अपने लिए दूसरे रास्ते निकाल लेता है। पर्दे की वजह से जो हालात पैदा हैं उनमें हकीकतन किरदार देखकर मंगेतर तलाश करना मुमकिन नहीं। लड़के के या बाप के लिए मुमकिन नहीं कि वो लड़की का पता चला सके। लड़की की वालदा के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो लड़के के मुतालिक बराह रास्त कुछ अंदाजा लगा सके, क्योंकि पर्दे की वजह से इन अफराद में भी ताल्लुक और आज़ादाना गुफ्तगू नामुमकिन है। खुद लड़के और लड़की का मिलना तो एक तरफ रहा, बड़ी से बड़ी आज़ादी जो इस्लाम ने दी है वो ये है कि लड़का लड़की की शक्ल देख ले। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि किसी की शक्ल चंद सेकंड देख लेने से क्या हो जाता है। इस मसले का एक और पहलू भी है। अब तो तमाम उलमा ने ये तस्लीम कर लिया है कि मौजूदा तमद्दनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इल्म का हासिल करना औरतों के लिए ज़रूरी है, लेकिन मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि वो एक ही काम कर सकती हैं, या तो इस्लामी अहकाम की पाबंदी करें या इल्म हासिल करें। पर्दे की पाबंद होते हुए मेरी समझ में नहीं आता कि तबकातुल अर्द, आसार कदीमा, इंजीनियरिंग और तमाम ऐसे इल्म जिनमें सर्वे और दूर दराज सफ़र की ज़रूरत होती है, इन उलूम के लिए ख़वातीन किस तरह काम कर सकती हैं, जबकि मुहर्रम के बगैर औरत का 3 दिन से ज़ायद की मसाफत पर निकलना भी मना है। अब क्या हर जगह वो अपने साथ मुहर्रम को लिए फिरेगी? ये उलूम तो एक तरफ रहे, मैं तो डॉक्टरी और पर्दे को भी एक दूसरे की ज़िद समझता हूँ। अव्वल तो डॉक्टरी की तालीम ही जो जिस्मानियात की निगाहें फैला देने वाली मालूमात से पुर होती हैं, हया के इस एहसास को ख़त्म कर देने के लिए काफ़ी है जिसकी मशरकी औरतों से तवक्को की जाती है, वहाँ वो डॉक्टरी पर्दे ही में सीखी जाए और पढ़ाने वाली तमाम ख़वातीन ही क्यों न हों। दोम डॉक्टर बनने पर एक खातून को मरीजों के लवाहिकीन से रवाबित की इस कदर ज़रूरत होती है कि उसके लिए गैर मर्दों से बातचीत पर कदगन लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब उसके पेश नज़र अगर हम ख़वातीन को डॉक्टर बनने से रोकते हैं तो फिर हमें अपने घरों की मरीज ख़वातीन, हर मर्द के इलाज के लिए मर्द डॉक्टरों की खिदमत की ज़रूरत पड़ेगी, और राइजुल वक्त नजर हयात के मुताबिक ये तो उससे भी ज़्यादा मायूब समझा जाएगा। जनाब आली, आप मुझे ये बताएं कि इन मुआशरती और तमद्दनी उलझनों का इस्लामी अहकामात की पाबंदी करते हुए क्या हल है? जवाब, आपका दूसरा खत मिला। शादी के मामले में आपने जो उलझन बयान की है वो अपनी जगह दुरुस्त ही सही, उसका हल कोर्टशिप के सिवा और क्या है? जाहिर है कि जिस तफसील के साथ रफ़ीक ज़िंदगी बनाने से पहले लड़के और लड़के के एक दूसरे के औसाफ, मजाज, आदात, खसाइल और ज़ौक़ व ज़हन से वाकिफ़ होने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं, ऐसी तफसीली वाक़फ़ियत 2-4 मुलाकातों में और वो भी रिश्तेदारों की मौजूदगी में हासिल नहीं हो सकती। उसके लिए महीनों एक दूसरे के साथ मिलना, तन्हाई में बातचीत करना, सैर व तफरी, सफ़र में एक दूसरे के साथ रहना और बेतकल्लुफ़ दोस्ती की हद तक ताल्लुकात पैदा होना नागुज़ीर है। क्या वाकई आप यही चाहते हैं कि नौजवान लड़कों और लड़कियों के दरमियान इस अखलाक के मौके बहम पहुँचने चाहिए? आपके ख्याल में इन जवान लड़कों और लड़कियों के अंदर इन मासूम फ़लसफ़ियों का फ़ीसदी तनासुब क्या होगा जो बड़ी संजीदगी के साथ सिर्फ रफ़ीक ज़िंदगी की तलाश में मुखलसाना तहकीकाती रवाबित कायम करेंगे और उस दौरान में शादी होने तक इस तबई जज़ब व इंजज़ाब को काबू में रखेंगे जो खुसूसियत के साथ नौजवानी की हालत में औरत और मर्द एक दूसरे के लिए अपने अंदर रखते हैं। बहस बराए बहस अगर आप न करना चाहते हों तो आपको मानना पड़ेगा कि शायद 2-3% से ज़्यादा ऐसे लोगों का औसत हमारी आबादी में न निकलेगा। बाकी इस इम्तिहानी दौर ही में फितरत के तकाज़े पूरे कर चुके होंगे और वो 2-3% जो इससे बच निकलेंगे वो भी इस
شبہ سے نہ بچ سکیں گے کہ شاید وہ باہم ملوث ہو چکے ہوں۔ پھر کیا یہ ضروری ہے کہ ہر لڑکا اور لڑکی جو اس تلاش و تحقیق کے لیے باہم خلا ملا کریں گے وہ لازماً ایک دوسرے کو رفاقت کے لیے منتخب ہی کر لیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ 20% دوستیوں کا نتیجہ نکاح کی صورت میں برآمد ہو، 80% یا کم از کم 50% کو یا دوسرے یا تیسرے تجربے کی ضرورت لاحق ہوگی۔ اس صورت میں ان تعلقات کی کیا پوزیشن ہوگی جو دوران تجربے میں آئندہ نکاح کی امید پر پیدا ہو گئے تھے، اور ان شبہات کے کیا اثرات ہوں گے جو تعلقات نہ ہونے کے باوجود ان کے متعلق معاشرے میں پیدا ہو جائیں گے؟ پھر آپ یہ بھی مانیں گے کہ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ان مواقع کے دروازے کھولنے کے بعد انتخاب کا میدان لامحالہ بہت وسیع ہو جائے گا۔ ایک لڑکے کے لیے صرف ایک ہی لڑکی مطمئن نظر نہ ہوگی جس پر وہ اپنی نگاہ انتخاب مرکوز کر کے تحقیق و امتحان کے مراحل طے کرے گا، اور اعلیٰ حاصل قیاس لڑکیوں میں سے بھی ہر ایک کے لیے ایک لڑکا امکانی شوہر کی حیثیت سے زیر امتحان نہ ہوگا، بلکہ شادی کی منڈی میں ہر طرف ایک سے ایک جاذب نظر مال موجود ہوگا جو امتحانی مراحل سے گزرتے ہوئے ہر لڑکے اور لڑکی کے سامنے بہتر انتخاب کے امکانات پیش کرتا رہے گا۔ اس وجہ سے اس امر کے امکانات روز بروز کم ہوتے جائیں گے کہ ابتدا جو دو فرد ایک دوسرے سے آزمائشی ملاقاتیں شروع کریں وہ آخر وقت تک اپنی اس آزمائش کو نبھائیں اور بالآخر ان کی آزمائش شادی پر منتج ہو۔ اس کے علاوہ یہ ایک فطری امر ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ جو رومانی طرز کا کوٹ شپ کرتے ہیں ان میں دونوں ایک دوسرے کو اپنی زندگی کے روشن پہلو ہی دکھاتے ہیں۔ مہینوں کی ملاقاتوں اور گہری دوستی کے باوجود ان کے کمزور پہلو ایک دوسرے کے سامنے پوری طرح نہیں آتے۔ اس دوران میں شہوانی کشش اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے شادی کر لینا چاہتے ہیں، اور اس غرض کے لیے دونوں ایک دوسرے سے ایسے پیمانے وفا باندھتے ہیں، اتنی محبت اور گرویدگی کا اظہار کرتے ہیں کہ شادی کے بعد معاملات کی زندگی میں وہ عاشق و معشوق کے اس پارٹ کو زیادہ دیر تک کسی طرح نہیں نبھا سکتے، یہاں تک کہ جلدی ہی ایک دوسرے سے مایوس ہو کر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، کیونکہ دونوں ان توقعات کو پورا نہیں کر سکتے جو عشق و محبت کے دور میں انہوں نے باہم قائم کی تھیں، اور دونوں کے سامنے ایک دوسرے کے وہ کمزور پہلو آ جاتے ہیں جو معاملات کی زندگی ہی میں ظاہر ہوا کرتے ہیں، عشق و محبت کے دور میں کبھی نہیں کھلتے۔ اب آپ ان پہلوؤں پر بھی غور کر کے دیکھ لیں، پھر آپ مسلمانوں کے موجودہ طریقے کی مجموعہ قباحتوں اور اس کوٹ شپ کے طریقے کی قباحتوں کے درمیان موازنہ کر کے خود فیصلہ کریں کہ آپ ان کو ان دونوں میں سے کون سی قباحتیں زیادہ قابل قبول نظر آتی ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کو کوٹ شپ ہی کو زیادہ قابل قبول سمجھتے ہیں تو مجھ سے بحث کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس اسلام کے ساتھ آپ اپنا تعلق رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، جو اس راستے پر جانے کی اجازت دینے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے۔ یہ کام آپ کو کرنا ہو تو کوئی دوسرا معاشرہ تلاش کریں۔ اسلام سے سرسری واقفیت بھی آپ کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس دین کی حدود میں کامیاب شادی کا وہ نسخہ استعمال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے جسے آپ مباح کرنا چاہتے ہیں۔ عورتوں کی تعلیم کے متعلق آپ نے جن مشکلات کا ذکر کیا ہے ان کے بارے میں بھی کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ فطرت نے عورت اور مرد کے دائرہ کار الگ رکھے ہیں۔ اپنے دائرہ کار کے فرائض انجام دینے کے لیے عورت کو جس بہتر سے بہتر تعلیم کی ضرورت ہے وہ اسے ضرور ملنی چاہیے، اور اسلامی حدود میں وہ پوری طرح دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے ایسی علمی و ذہنی ترقی بھی ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ممکن ہے جو عورت کو اپنے دائرہ کار کے فرائض انجام دیتے ہوئے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس معاملے میں کوئی انتظامات نہ کرنا مسلمانوں کی کوتاہی ہے نہ کہ اسلام کی، لیکن وہ تعلیم جو مرد کے دائرہ کار کے لیے عورت کو تیار کرے عورت ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے تباہ کن ہے، اور اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ اس مسئلے پر تفصیلی بحث کے لیے آپ میری کتاب
پردہ کو بغور ملاحظہ فرمائیں۔